कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग अपने अपने घर में खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे। तो हम लोग आज चलते हैं सेकंड चैप्टर की। मैं 2 वीडियोस आपके लिए डाल चुकी हूँ, मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी जिससे कि आप उसे देख लें। तो आज हमें देखने हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ सोवियत संघ के विघटन के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि आखिर जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद क्या परिणाम निकले, ऐसा क्या उसके बाद हुआ। तो वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले थे, उसके बाद क्या क्या परिणतियां हुई थी, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको इस तरह से पूरा का पूरा एक चार्ट बना लेना है जिससे कि आपको सारी चीजें एक बार में देखते ही समझ में आ जाए। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले शीत युद्ध का दौर समाप्त। तो सबसे पहले टॉपिक इसका क्या होगा, शीत युद्ध का दौर समाप्त। अब ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको तुरंत ही समझ में आ जाना चाहिए। इसमें कोई टॉपिक में कोई इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि जब हमने पढ़ा सोवियत संघ का विघटन तो इससे पहले हम परमानेंटली पढ़ते आ रहे थे यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के बारे में। ये पढ़ रहे थे, इसमें आप पढ़ रहे थे कि तीसरी दुनिया, दूसरी दुनिया, जिसे कि हमने यूएसएसआर बोला था। यहाँ पे 2 अलग अलग गुट थे और 2 विचारधारा थी। तो जब सोवियत संघ एक विचारधारा हट गई तो एक ही तो विचारधारा बची है ना। तो एक ही तो विचारधारा बचती है। तो जब एक ही विचारधारा बचती है तो इसका मतलब शीत युद्ध क्या हो जाएगा, खत्म। अकेला अमेरिका तो लड़ेगा नहीं। तो शीत युद्ध किसके बीच में चल रहा है, 2 महाशक्तियों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ वैसे ही शीत युद्ध का दौर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आप लोग अगर लैंग्वेज देनी हो तो डायरेक्टली हो जाएगी कि शीत युद्ध के विघटन, सोवियत संघ के परिणाम, विघटन के परिणाम ये निकले जिसके चलते 2 महाशक्ति, या तो आप लिख सकते हैं वहां पर साम्यवाद और पूंजीवाद। तो साम्यवाद खत्म हो गई, पूंजीवाद का दौर स्टार्ट हो गया। और इसके साथ साथ 2 चीजों का अंत और हुआ, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज थी वो थी हथियारों की होड़। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या थी, हथियारों की होड़। तो अब जो थी वो हथियारों की होड़ क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। दूसरा, परमाणु हथियारों के संचय का भी अंत हो गया। तो परमाणु हथियारों के संचय का भी क्या हो गया, अंत हो गया है। अब ना तो परमाणु हथियारों का संचय किया जाएगा और ना ही हथियारों की होड़ होगी, क्योंकि होगा ये कि अब 2 जने लड़ ही नहीं रहे होंगे। ये नहीं होगा कि मुझे इसे हराना है, उसे हराना है, उसके लिए मुझे हथियार बनाना है, कलेक्ट करना है, कलेक्शन करना है, तो वो कुछ नहीं होगा। तो अब दोनों ही चीजें खत्म हो चुकी है। एक तो जो होड़ चल रही थी वो भी खत्म और दूसरा कलेक्शन भी क्या हो गया, खत्म। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, शीत युद्ध का दौर समाप्त, जो कि किसका था, परिणाम सोवियत संघ के विघटन का। आज हम इस वीडियो में 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं सोवियत संघ के परिणाम और दूसरा पढ़ेंगे शॉक थेरेपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉक थेरेपी क्या होती है, किसने बनाई थी, किसके द्वारा आई थी, उसके क्या परिणाम निकले, ये भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलना। अब विश्व राजनीति में पहले 2 शक्तियां थी। एक कौन सी शक्ति थी, यूएसए, और दूसरी कौन सी थी, यूएसएसआर। तो हम बोलते थे 2 ध्रुवीय देश। ठीक है, 2 ध्रुवीय विश्व बोलते थे जहां पर 2 शक्तियां होती थी, 2 ध्रुव होते थे। एक होता था यूएसए और दूसरा होता था यूएसएसआर। लेकिन अब क्या है, अब क्वेश्चन ये था कि भाई अब क्या होगा, एक ध्रुवीय बचेगा या फिर बहुध्रुवीय बन जाएगा। ठीक है, एक ध्रुवीय बचेगा या फिर बहुध्रुवीय बन जाएगा। तो एक ध्रुवीय का मतलब क्या हो जाता है कि सिर्फ एक शक्ति, और एक शक्ति सिर्फ कौन बनेगा भाई, एक शक्ति जो बनेगा वो बनेगी कौन, अमेरिका। तो एक ध्रुवीय कौन बन गया, अमेरिका। अब क्वेश्चन ये है कि बहुध्रुवीय बनता है तो कई दिनों तक ऐसा रहा कि वर्चस्व किसका रहा, अमेरिका का। तो हम लोग क्या बात करते थे, अमेरिकी वर्चस्व। चलो अब अमेरिकी वर्चस्व वर्ड आई गया है तो मैं आपको एक और चीज भी यहाँ पे बता देती हूँ कि इस चैप्टर में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3rd चैप्टर काट दिया गया आपके सिलेबस से, लेकिन उसके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि 2nd चैप्टर में डाल दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बोला था खाड़ी युद्ध अफगानिस्तान, तो जो खाड़ी युद्ध चैप्टर आपका टॉपिक था वो 3rd चैप्टर का था, जो कि हमें 2nd चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चीजें बहुत सारी कंबाइन हुई हैं। अगर मैं रिसेंटली आपके लिए वीडियो लेकर आ पाई तो मैं जरूर आपको बता दूंगी कि किस चैप्टर का किस में ऐड किया गया है, क्योंकि बच्चे जब 2nd चैप्टर पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज होंगे भाई कहाँ है खाड़ी युद्ध। तो आप 3rd चैप्टर में जाकर दे सकते हैं, वहां पर आपको सद्दाम हुसैन और जॉर्ज बुश 2 राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में दिखाया जाएगा कि कैसे खाड़ी युद्ध हुआ था, इराक ईरान, वो सारी चीजें। तो वो तो मैं आपको समझाऊंगी, बट मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी है। तो यहाँ पर विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलना, जिसमें आपको क्या बताया गया, या तो विश्व एक ध्रुवीय बन जाएगा या फिर बहुध्रुवीय बन जाएगा। तो वो हुआ ये कि उस टाइम पे सिर्फ एक ध्रुवीय बन गया जिसे कहा गया अमेरिकी, क्योंकि
वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब सभी देश क्या कोशिश करते थे कि भाई पश्चिमी सभ्यता को बढ़ाया जाए, जो पश्चिमी मतलब जो पूंजीवादी थी सारी, वो पूंजीवादी को बढ़ा दिया जाए। तो पूंजीवादी को बढ़ाने के लिए दो ऐसे थे जिन्होंने ऋण प्रदान किए, जिन्हें हम बोलते हैं IMF और दूसरा बोलते हैं WV मतलब कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है, दो वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। एक मैंने लिखा है IMF और दूसरा लिखा है WV मतलब कि वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये बनाया गया था। तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जो कोष था, ये क्या करते थे कि ऋण प्रोवाइड कराते थे छोटे छोटे देशों को या अदर देशों को, जिससे कि वो देश क्या कर सके, वो देश अपने आप को पूंजीवादी बना सके, तो वो उन्हें ऋण प्रोवाइड करा देते थे। तो विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलना, जिसमें एक महाशक्ति बची। अब क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में आप बताओगे कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस टाइम पे क्वेश्चन ये हुआ कि एक द्रव्य बनेगा या फिर बहुद्रव्य बनेगा, लेकिन एक द्रव्य बना, जहां पर क्या हुआ, महाशक्ति कौन बन गया, अमेरिका। तो एक महाशक्ति महाद्रव्य जो बना वो कौन बना, अमेरिका। इसके चलते पूंजीवादी का प्रसार हुआ और उस पूंजीवादी को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रोवाइड कराया, जो कि कराया IMF और दूसरा WV में। तो आई होप सो कि आपको दूसरे दोनों टॉपिक कंफर्म हो गए होंगे कि शीत युद्ध का दौर समाप्त में क्या है और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलना क्या है। तो ये थे दूसरा आपका टॉपिक कि क्या परिणाम निकले थे। अब नेक्स्ट, नए देशों का उदय। नए देशों का उदय जो था वो सोवियत संघ के विघटन के कारण हुआ। बहुत से ऐसे नए देश थे जो सामने उभर कर आए और उनकी अपनी पहचान और अपनी पसंद भी थी। तो नए देश जो ऐसे उभर कर आए जिनकी अपनी पहचान और क्या थी, अपनी पसंद थी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ऐसे देश जिनकी अपनी पसंद और अपनी पहचान थी, जैसे कि बाल्टिक देश, यूरोप के देश थे, वो चाहते थे उनमें से कुछ देश की वो नाटो में इंक्लूड हो जाए, नाटो में जुड़ जाए। क्योंकि देखो नाटो में जुड़ जाने का, जैसे मैंने आपको नाटो पढ़ा दिया है, अगर आपने अभी तक ना पढ़ा हो तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। नाटो में ऐड होने का मतलब क्या है कि वो वहां पर आ जाकर ऐड हो जाएंगे तो जितनी भी कंट्री होंगी उनके बिल्कुल साथ हो जाएंगे। जैसे एक संस्था है, संस्था में एक आप है और दूसरे देश हैं, तो दूसरे देश और आपका मतलब क्या हो जाता है कि सब एक बराबर हो चुके हैं। तो वही चीज थी, वो सोच रहे थे कि नाटो में एक हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नए देशों में एक और चीज भी थी, जैसे मध्य एशिया के देश। ठीक है, मध्य एशिया, आप सब लोग अगर भारत में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, मध्य एशिया में रहने वाले जो मध्य एशिया के देश थे ना, वो सोच रहे थे कि हम रूस से तो अपनी पहचान बनाकर ही रखें, रूस से तो अपनी दोस्ती रखे ही रखे, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका, चाइना, इनसे भी अपनी दोस्ती बनाकर रखें, जिससे कि हमें क्या होगा, फायदा होगा। तो इससे कई ऐसे महारथी या फिर ऐसे महादेश जो थे हमारे सामने उभर कर आए, जिनकी अपनी अलग पहचान, अपनी अलग पसंद, अपनी अलग आर्थिक स्थितियां, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी थी और बहुत सी अच्छाइयां भी थी जो इनकी उभर कर आती हैं। तो नए देशों का उदय का मतलब क्या होता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों का उदय हुआ, और जब उदय हुआ तो उसमें उनकी अपनी पसंद और अपनी पहचान थी, जिसमें कि कुछ बाल्टिक देश थे, ठीक है, जो कि नाटो या फिर यूरोपीय संघ में इंक्लूड होना चाहते थे, मतलब ये चाहते थे कि हम इसमें जुड़ जाएं। इसके साथ साथ जो मध्य एशिया के देश थे वो ये चाहते थे कि वो रूस से भी अपनी पहचान बनाए रखें, अमेरिका और चाइना से भी अपनी पहचान बना लें, जिससे कि उनकी भौगोलिक स्थिति सुधर सके। वो जो थी वो कोशिश कर सके कि उन्हें बेनिफिट रूस से भी मिल जाए, अमेरिका से भी मिल जाए, चाइना से भी मिल जाए, हर जगह से बेनिफिट मिलेगा, तो इसका मतलब वो अपना विकास तेजी से कर सकेंगे। इनकी अपनी पसंद थी, अपनी पहचान थी, अपनी आर्थिक परिस्थिति थी जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी और जिसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। तो ये हो जाता है आपका नए देशों का उदय। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको मैंने आज एक एक करके उसका लैंग्वेज भी देती गई हूँ, आपको क्वेश्चन लिख लेना है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे, इसके बाद हेडिंग डाल के उन्हें एक बार फिर से खुद से एक्सप्लेन करना है, और जब आपको हो जाए तो आप मुझसे इस क्वेश्चन का PDF या फिर क्वेश्चन मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि USA की जो अर्थव्यवस्था प्रतिष्ठा थी वो क्या थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। तो USA ने उसका सम्मान, प्रतिष्ठा, क्योंकि उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बना रखी थी और उसी में वो आगे बढ़ रहा था, और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वजह से ही वो साम्यवाद को हरा सका था। तो ये उसकी प्रतिष्ठा हुई। ये प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बढ़ने लग गई थी। मतलब अब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सब देश अपनाना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब उसकी प्रतिष्ठा जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बढ़ने लग गई थी। उसके साथ साथ इसमें दो, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों क्या बने, अदर देशों के सलाहकार बने।
ठीक है, वो सलाहकार बने कि कैसे आप अपने देश को बढ़ा सकते हैं। सलाहकार के साथ साथ इन्होंने उन्हें पैसा भी दिया, लोन भी दिया, जिससे कि वो अपने देश का क्या कर सके, विकास कर सके। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि किसकी है, यूएसए की है, जो उसकी प्रतिष्ठा है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अब फैल रही है। इसके साथ साथ दो जो जगह है वो क्या है, दो संस्थाएं हैं। दो संस्था में सबसे पहली संस्था आपको याद रखनी है विश्व बैंक, मतलब कि वर्ल्ड बैंक, एंड सेकंड जो संस्था थी वो कौन सी थी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि अदर देशों को क्या दे रही थी, सलाह दे रही थी कि आप अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है उदारवादी लोकतंत्र। और राजनीति में उदारवादी लोकतंत्र जो था वो ऐसी धारणा थी जिससे कि चलते सभी लोग सूत्रबद्ध हो सके। ठीक है, एक ऐसी धारणा अपनाई गई जिससे सभी लोग सूत्रबद्ध हो सके, मतलब कि सभी लोग एक साथ मिलजुल के काम कर सके। इससे क्या काम हुआ कि जो सोवियत संघ था उसका तो विघटन हो गया। अब सोवियत संघ का धीरे धीरे क्या हो गया, साम्यवाद का अंत हो गया और पूंजीवादी को बढ़ावा मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि साम्यवाद का अंत हो गया, क्योंकि उदारवादी राजनीति में सूत्रबद्ध धारणा को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि सभी लोग मिलजुल के काम कर सके और उदारवादी धारणा बढ़ जाए, जिससे हमारा क्या होगा, साम्यवाद का अंत हो जाएगा और पूंजीवादी धारणा जो है उसका विकास हो जाएगा। ये तो हो गए आपके 5 पॉइंट। सबसे पहला शीत युद्ध का दौर समाप्त। सेकंड हमने पढ़ा विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलना। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में हमने थर्ड पढ़ा है नए देशों का उदय हो गया, जिसमें हम बाल्टिक देश, मध्य एशिया के कुछ ऐसे देश थे जिनका उदय हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि डेफिनेटली भाई यूएसए की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, सोवियत संघ की साम्यवादी थी, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ तो साम्यवाद का प्रचार अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और पूंजीवादी का प्रचार क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी से रिलेटेड हो गया उदारवादी लोकतंत्र। यहीं पे अगर आपको 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ कि वो पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों को एक सत्तावादी व्यवस्था, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों को एक सत्तावादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था, से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ गए थे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो सोवियत संघ के देश थे वो अब क्या कर रहे थे कि वो साम्यवाद से अपने आप को पूंजीवादी की तरफ ले जा रहे थे। किसकी तरफ ले जा रहे थे, साम्यवाद से पूंजीवादी की तरफ वो इसे लेकर जा रहे थे। अब वो साम्यवाद से पूंजीवादी की तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर दो संस्थाएं मैंने आपको बताई थी और दो संस्थाओं के नाम में आपको क्या बताया था, एक बताया था वर्ल्ड बैंक और दूसरा बताया था मैंने IMF। एक बताया था वर्ल्ड बैंक मतलब कि विश्व बैंक और दूसरा बताया था IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन्होंने एक थेरेपी दे दी जिसका नाम इन्होंने रख दिया शॉक थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखें आप लोग और ध्यान से समझे भी। शॉक थेरेपी इन्होंने एक दे दी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये इसका मतलब होता है। अब आप इसे सिंपल वर्डों में ये भी लिख सकते हैं, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अदरवाइज आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। इसका मतलब आप ये समझ होंगे कि पहले आपको दर्द दे दिया और उसके बाद आपका इलाज करवा दिया। ये थी शॉक थेरेपी जो कि दो संस्थाओं ने दी थी, WV और दूसरा IMF। एक्चुअल में हुआ ये था कि रूस हो गया, वहां से यूरोप के थोड़े बहुत देश हो गए, बाल्टिक देश हो गए, मध्य एशिया के देश हो गए। वो लोग क्या चाहते थे कि अब जो है वो सोवियत जो साम्यवाद चल रहा था तो साम्यवाद से हम किसकी तरफ बढ़ जाए, पूंजीवादी की तरफ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा था विघटन में कि वहां के देशों को ये समझाया गया था कि भाई पूंजीवादी का कोई फायदा नहीं हो रहा है, साम्यवाद का फायदा हो रहा है, जबकि वो झूठ था। और जब उन्हें इसके बारे में पता चल जाता है तो वो और ज्यादा ही हो जाते हैं कि हमें झूठ बोला गया, तो उससे वो हट जाते हैं। तो वो भी चाहते थे, क्योंकि जो सोवियत संघ था उसमें 15 देश थे जो अब सारे के सारे अलग हो चुके हैं। सारे अलग हो जाते हैं तो सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, जिसमें वो साम्यवाद से किधर की तरफ जाना चाहते थे, पूंजीवादी की तरफ। तो पूंजीवादी की तरफ वो जाना चाह रहे थे, तो इसीलिए इन लोगों ने क्या लाया, शॉक थेरेपी लेकर आए। और शॉक थेरेपी में आघात पहुंचाकर उपचार करना इसे कहा गया। ठीक है, तो क्योंकि वर्ल्ड बैंक, IMF दो संस्थाएं हैं जो कि किसके लिए काम कर रही थी, पूंजीवादी के लिए। और साम्यवाद का विघटन भी किसकी वजह से हुआ था, पूंजीवादी की वजह से हुआ था। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में एक्चुअल में हुआ ये कि आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब इन्होंने क्या करा कि 15 के 15 देशों ने इसे अपना लिया, लेकिन इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, क्योंकि यहाँ पर इनके पास दो ही रास्ते रह जाते हैं। अब
या तो राज्य नियंत्रण समाजवाद होगा, ठीक है, कि राज्य के कंट्रोल में रहकर क्या चलेगा, समाजवाद, या तो आपके पास दूसरा जो कदम होगा वो क्या होगा, पूंजीवाद। तो अब आपके पास दो ही रास्ते बच जाते हैं, या तो आप राज्य नियंत्रित समाजवाद को अपना लो या फिर पूंजीवाद को अपना लो। ये शॉक थेरेपी में कहा गया था। तो शॉक थेरेपी को ना एक्चुअल में एक संक्रमण भी कहा गया, ठीक है। संक्रमण मतलब इन्होंने ये कहा कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण, ये बात कही गई इन्होंने। तो संक्रमण का मतलब क्या हो जाता है, फैलाव। जैसे कि आप देखते हैं अभी संक्रमण की बात चल रही है वायरस को लेकर, तो संक्रमण का मतलब क्या है, एक से दूसरे में बदल जाना, लेकिन अच्छे तो नहीं बदल रहे हैं, तो वो संक्रमण है। तो यहाँ पर क्या है कि साम्यवाद से पूंजीवाद में तो बदला, लेकिन वो सही रूप से नहीं बदल पाया, जिससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर आप लोग अभी देखेंगे शॉक थेरेपी को गैराज सेल, बहुत सी ऐसी चीजें वर्ड से इंक्लूड किया गया, क्योंकि कोई भी वहां पर फायदा नहीं मिला, उन्हें बहुत से नुकसान हुए। तो इसके क्या परिणाम निकले वो हम देखेंगे, क्योंकि शॉक थेरेपी में मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, इन सब चीजों को भी बढ़ावा दिया था। तो अब हम जानते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। आई होप सो कि आपको शॉक थेरेपी इतने में समझ आ गई होगी। शॉक थेरेपी, तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। शॉक थेरेपी मतलब क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगर आपसे अर्थ पूछ लिया जाए ना शॉक थेरेपी के 1 नंबर में, तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर होगा आपका, आघात पहुंचाकर उपचार करना। देखो मेरा यहाँ पे मतलब क्या है कि मैं पहले आपका बेस सुधार दूं, पहले आपको चीजें बिल्कुल पता चल जाए, क्योंकि जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप लिख भी नहीं पाएंगे। फिर तो मैं अगर आपको 5-6 क्लासें भी ले लेती हूँ तो भी आप आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे। पहले मेन चीज है कि आप सारी चीजें समझ लें, उसे देख लें कि वो है क्या, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा वो है क्या, तब तक आप उसे लिख नहीं सकते। इसलिए पहले टोटली चीजों को समझा करो, ठीक है। तो आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये शॉक थेरेपी थी, जो कि किसने दी थी, वर्ल्ड बैंक, और दूसरा IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये इसका मतलब क्या था कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाना, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चले जाना, जो कि एक संक्रमण के रूप में था, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसमें यह था कि या तो आप राज्य नियंत्रित समाजवाद हो सकते हैं या पूंजीवाद हो सकते हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप ये चुन लो या फिर आप ये चुन लो। तो आपने देखा था कि हमें नुकसान इसमें, अब लोग तो पूंजीवादी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, खाद्यान्न संकट बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, बहुत सी ऐसी परेशानी हो जाती है, जिसके पास जितना लोगों के पास पैसा रखा होता है वो भी सारा खर्च हो जाता है, जिससे कि उनकी जो मुद्रा होती है वो भी क्या होती है, उसकी करेंसी गिर जाती है, भारी गिरावट आ जाती है। ये सारी चीजें इसमें परिणाम निकलते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली इसे लैंग्वेज से समझ सके। तो शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी के परिणाम, जो शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी, और जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर, मतलब आपको चोट देकर उसके बाद आपका उपचार कर देना, शॉक थेरेपी कहलाती है। अब इसके क्या थे कि ये साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें बहुत से परिणाम आए। तो सबसे पहला परिणाम हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों का पतन। सारे के सारे 90% उद्योग जो थे वो निजी कंपनियों को बेच दिए गए थे, 90%। इस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों को अधिकार पत्र दिए गए कि भाई ये लो, तुम कंपनी खरीद सकते हो, लेकिन कंपनी खरीदने के लिए क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए, और पैसा तो उनके पास है नहीं। तो उन्हें औने पौने दाव में क्या करना पड़ा कि वो जो अधिकार पत्र थे वो बेच देने पड़े, और इसीलिए इसे सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है, ठीक है। इसे सबसे बड़ी क्या कहा जाता है, गैराज सेल, क्योंकि इस टाइम पे गैराज सेल का मतलब क्या है, जहाँ पे सस्ते दाम में कोई चीज बेच दी जाती है। तो वही सेम था, यहाँ पे सस्ते दामों में लोग जो उद्योग थे उन्हें बेच दिया गया था। रूस के साथ साथ अदर भी जितने देश थे सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। रूस के साथ साथ जितने भी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, चरमरा गई, क्योंकि सभी जो उद्योग थे वो निजी के हाथ में चले गए। भाई निजी का मतलब क्या होता है, अपना फायदा, दूसरे का फायदा तो देखा नहीं जाएगा। तो सेम वही अपना फायदा यहाँ पर देखा जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी उद्योगों के पतन में। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, तो भोजन या खाद्य सुरक्षा का पतन। भाई भोजन या खाद्य सुरक्षा का पतन, इसका रीजन क्या था, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक्चुअल में हुआ ये कि जो रूसी मुद्रा रूबल थी उसका अवमूल्यन हो गया, ठीक है। अवमूल्यन मतलब कि मुद्रास्फीति वहां पर आ गई, और मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो गया, महंगाई आ गई। तो अब महंगाई आएगी तो आपके पास जितनी सेविंग्स होंगी ना वो भी सारी खर्च हो जाती हैं। तो इनके पास जितनी सेविंग्स थी वो भी क्या हो गई, खर्च हो गई। इसके साथ साथ एक और चीज करी थी इसके आने पे, शॉक थेरेपी के आने पे क्या करा गया था कि जो पहले सामूहिक कृषि होती थी, सामूहिक कृषि की जगह पे अब निजी कृषि होने लगी थी, जिसने लोगों
लोगों को भाई तड़पता हुआ छोड़ दिया था कि अब सामूहिक कृषि तो हो नहीं रही, निजी कृषि हो रही है, तो वस्तुओं के लिए वो क्या हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब वस्तु आएगी नहीं तो कृषि होगी कहाँ से, तो वो भी एक प्रॉब्लम आई थी जिसके कारण खाद्य सुरक्षा मतलब कि खाद्यान्न संकट उनके ऊपर आ गया था, क्योंकि जब सामूहिक कृषि नहीं हो पाई, निजी कृषि को बढ़ावा दिया गया, तो खाद्यान्न संकट बहुत तेजी से बढ़ गया। और दूसरी चीज वहां पे मुद्रास्फीति आई थी, मैंने आपको बताया था कि रूबल मतलब कि वहां की जो करेंसी थी उसका अवमूल्यन हो गया था। अब ये वर्ड्स आप लोग सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई अवमूल्यन क्या है। तो जब आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे, और अगर आप में से कोई इकोनॉमिक नहीं पढ़ता तो मैं आपको बता देती हूँ कि करेंसी का गिर जाना, यहाँ पर हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वो महंगाई के बढ़ने से आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, और जिसके चलते यहाँ पर एक और काम किया गया जो मैंने आपको बता दिया कि सामूहिक कृषि का पतन हुआ था, और सामूहिक कृषि के पतन होने से लोग तड़प रहे थे सामान के लिए, वस्तुओं के लिए, और वहां पर खाद्यान्न संकट बढ़ा, जिससे कि खाने पीने की चीजों का भी उन्हें आयात करना पड़ा। तो अब जो खाद्यान्न की चीजें हैं, भोजन की चीजें हैं, उनका क्या करना पड़ रहा है, उन्हें आयात करना पड़ रहा है। ये है भोजन या खाद्य सुरक्षा का पतन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। आई होप सो कि आपको डीपली समझ में आ रहे होंगे, इसीलिए मैं आपको इनमें क्लियरली बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ। कुछ वर्ड मैं आपको जरूर दे रही हूँ, जैसे कि चरमरा देना। ठीक है, ऐसे वर्ड क्या होंगे एक्चुअली आपके टीचर पे आप अट्रैक्शन बढ़ाएंगे आपका, तो आप ये वर्ड्स साइड में लिख लिया करें। अवमूल्यन हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, चरमरा गई, ये सारी चीजें वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न संकट आ गया, और खाद्यान्न संकट के आने से उन्होंने क्या करा कि बाहर से खाने पीने की चीजों का आयात शुरू कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो एक सामाजिक परिवर्तन मतलब समाज को लेकर वहां का जो ढांचा था वो परंपरागत था। हमने जब बात की थी साम्यवाद की, तो भाई साम्यवाद में तो समाजवादी प्रणाली थी, और जिसमें जनता के बारे में सोचा जाता था और सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में आता था। लेकिन अब धीरे धीरे किसका स्वामित्व बढ़ जाएगा, निजी स्वामित्व भाई यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो सामाजिक परिवर्तन का सीधा साधा मतलब है कि अब गरीबी बढ़ेगी। ठीक है, और गरीबी बढ़ेगी तो इसका मतलब गरीब और अमीर में भेदभाव भी बढ़ेगा। तो वो गरीब और अमीर का क्या हो गया, भेदभाव बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो सामाजिक अर्थव्यवस्था थी, जो परंपरागत चलती आ रही थी, वो क्या हो गया था, उसका पतन हो गया था धीरे धीरे, और सारी चीजें किसके हाथ में आ गई थी, साम्यवाद से हटके निजी के हाथों में आ गई थी। मतलब अब समाजवाद नहीं रहा था, और समाजवाद नहीं रहा तो अब किसका स्वामित्व चला, निजी का, और निजी का मतलब है फायदा अपना देखना। जहां पर गरीबी और अमीरी में डिफरेंसेस बढ़ गए, तो अब क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। गरीब गरीब होता चला जा रहा था, और अमीर अमीर होता चला जा रहा था, जिसके चलते इनमें डिफरेंसेस दिखे, जिसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन मतलब गरीब और अमीर में डिफरेंसेस दिखाए जाना, यही क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन। लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे, मैंने आपको क्या बोला है स्टार्टिंग में कि समाज कल्याण को लेकर जो परंपरागत ढांचा था उसका पतन हो गया, जिससे कि यहाँ पर सब कुछ निजी स्वामित्व के हाथों में चला गया, और गरीबी और अमीरी में डिफरेंसेस बहुत बड़ा वास्ट तरीके से बढ़ने लग गया, जिसके चलते यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, और गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है दिवालियापन। एक्चुअली शॉक थेरेपी के आने से रूस के 1500 देश, ठीक है, रूस के 1500 बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए थे। अब 1500 बैंक दिवालिया हो गए, उनके पास पैसा बचा ही नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह गिरी थी कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई 1500 बैंक दिवालिया हुए, तो इसमें शेयर धारक भी तो होंगे, तो कम से कम 10,000 शेयर धारक जिनका पैसा डूब गया। तो 1500 बैंक दिवालिया हुए और शेयर धारकों का पैसा भी डूब गया, और जब शेयर धारकों का पैसा डूब गया तो इसका मतलब दिवालियापन, मतलब कि देश में बिल्कुल भी पैसा नहीं रह गया। तो ये था दिवालियापन, जिसमें आपको लिखना है कि 1500 बैंक, ठीक है, कितने बैंक, 1500 बैंक ऐसे थे जो वित्तीय संस्थाएं थी वो सब क्या हो गई थी, दिवालिया हो गई थी। इसके साथ साथ 10,000 कॉर्पोरेटर या फिर शेयर धारक हम लोग बोल सकते हैं जिनका क्या हुआ, धन डूब गया, और इसके साथ साथ जितने भी इसमें लोगों ने पैसा जमा करवाया था उनका धन भी क्या हो गया, डूब गया, और किसी को पैसा नहीं मिला, जिससे कि वहां पर क्या हो गया, सब सारे के सारे बैंक दिवालिया हो गए और प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। तो ये प्रॉब्लम्स वहां पर आ रही थी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ कि
शॉक थेरेपी से और कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। नेक्स्ट टॉपिक जो था, जन आधारित सरकारों के निर्माण में असफल। तो जन आधारित मतलब क्या होता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देना। तो जैसा कि आप जानते हो, जनता के आधार पर अगर आपकी सरकार चलती है तो वो लोकतंत्र कहलाता है। अब उसके लिए संविधान होना चाहिए, डेफिनेटली। अब लोकतंत्र है तो संविधान भी जरूरी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत जल्दी में संविधान बनाया गया और जो संविधान बना वो उतने प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं बन सका। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि जन आधारित सरकारों के निर्माण में असफल रहे, क्योंकि उन्होंने क्या करा, बहुत जल्दी में एक संविधान बनाया और संविधान हड़बड़ी में बना तो उनसे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये थी कि उन्होंने राष्ट्रपति को संसद की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ कि राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट को संसद की तुलना में क्या बना दिया गया, ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तो शक्तिशाली कौन है, प्रेसिडेंट है। अब जब प्रेसिडेंट शक्तिशाली था तो इन्हें 10 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया और उसके बाद फिर इन्होंने बढ़वा लिया 10 साल। अब जनता भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकती थी, ठीक है, जनता भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकती थी। अब जनता कुछ बोल ही नहीं सकती तो इसका मतलब जन आधारित सरकार बनी नहीं बनी। जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर चुनाव कराए जाएंगे, जनता के आधार पर उनकी सत्ता चुनी जाएगी, बट ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए ये क्या रहा, असफल रहा। तो इसके परिणामों में आप देख सकते हैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई गई हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि शॉक थेरेपी के परिणाम या फिर इसके प्रभाव बताइए, तो आप प्रभाव में भी यही सब बताएंगे कि ये इसके प्रभाव थे। तो ये सारे इसके प्रभाव रहे जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं शॉक थेरेपी से आपको कुछ इसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देती हूँ। आप वो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेंगे और ये दोनों टॉपिक्स को पहले खुद लिखेंगे और फिर उन्हें एक बार क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग इसका आंसर खुद से लैंग्वेज सुनकर लिखेंगे। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए खाड़ी युद्ध और अफगान युद्ध ये सारी चीजें लेकर आने वाली हूँ और कल हम लाइव मिलने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आगे अब हमें कैसे पढ़ना है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आपको समझा ही दिया है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का मॉडल है। तो मैंने आपको बताया था कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का मॉडल क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी। अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं। तो इन्हें निर्देशित करने वाले दो थे, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक एंड IMF जिन्होंने इसे निर्देशित किया था। शॉक थेरेपी का क्या मतलब है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली सिर्फ इतना ही लिखना है। इसकी विशेषता ये थी कि स्वामित्व का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होना। तो वहां पर स्वामित्व किसके हाथों में होगा, निजी के हाथों में। सेकंड, राज्य की संपत्ति का निजीकरण और व्यवसायीकरण व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाना। तो अब वहां की संपत्ति क्या हो जाएगी, निजी हो जाएगी और व्यावसायिक मतलब व्यवसाय को बढ़ाया जाएगा। थर्ड, सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदलना। तो निजी फॉर्म में क्या करा जाएगा, बदला जाएगा। पूंजीवादी पद्धति में खेती करी जाएगी। तो अब खेती भी कैसे होगी, पूंजीवादी में। मैंने आपको समझाया था इस वीडियो के अंदर कि सामूहिक कृषि से किस कृषि की तरफ बढ़ गए थे, निजी कृषि की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया जिससे कि आप क्वेश्चन देख सकें। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के कोई दो परिणाम। तो मैंने आपको बताया था शॉक थेरेपी के कोई दो परिणाम यहाँ पर मांगे गए हैं। बात सेम ही रहेगी बट आप क्वेश्चन देख लें, परिणाम हम आगे देख लेते हैं कि बारी बार एक चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं, वही सेम चीज़ें हैं। तो ये है शॉक थेरेपी के परिणाम, जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। बस लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर देख लेनी है। जैसे शॉक थेरेपी का प्रयोग साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक अच्छा तरीका साबित नहीं हुआ था। तो परिणाम में हमने सारी चीज़ें नकारात्मक ही पढ़ी थी। ये जनता की उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई, मतलब उन्हें वो खुशियाँ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। बट उन्हें तो भाई यही चाहिए ना कि उनका फ़ायदा ही फ़ायदा हो, और जिस चीज़ में फ़ायदा नहीं वो तो बेकार है। तो जैसा उनसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। परिणाम, रूस में पूर्ण राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया। 90% उद्योग निजी हाथों या कंपनियों को बेचने पड़े। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। तो मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी। बट आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके क्वेश्चन 6 नंबर के आए और आप बिना हेडिंग के लिखते हैं तो उतने मार्क्स आप अचीव नहीं कर सकते। आप टीचर की नज़र में अट्रैक्टिव आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए। उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि महाविक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र सभी नागरिकों को दिए गए, लेकिन
अधिकार पत्र जो नागरिकों ने थे वो बाजारियों के हाथ में बेच दिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और उन्हें पैसों की जरूरत थी। नेक्स्ट, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अवमूल्यन और लोगों की जमा पूंजी क्या हो गई थी, समाप्ति की मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। सामूहिक खेती प्रणाली की समाप्ति के कारण खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गई और खाद्यान्न आयात करना पड़ा। 1999 का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, हाँ वहाँ पे जीडीपी क्या हुआ था, बिल्कुल ही कम हो गया था और 1989 की तुलना में बहुत ज़्यादा कम हो गया उनका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो आपको ये पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा क्या आया था, गिरावट आ गई थी। सरकारी रियायतों का अंत होने से गरीबी में वृद्धि हुई और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट कर दिया गया। तो वहाँ पर गरीबी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो वहाँ पे गरीबी अमीरी में क्या आ गया था, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले थे। माफिया वर्ग द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया गया। तो भाई वो निजी जो थी उन्होंने आर्थिक गतिविधियों पे क्या करा, नियंत्रित कर लिया। निजीकरण से अमीर और गरीब में अंतर में क्या हुई है, वृद्धि। तो वही चीज जैसा मैंने आपको सेम समझा दिया है, इसमें आपको लिखकर लैंग्वेज दी गई है, जैसे इसमें नीचे दे रखा है, आप देख सकते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की ओर ध्यान नहीं दिया गया और कार्यपालिका प्रमुख बनाकर जो राष्ट्रपति था उनके हाथों में बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गई थी क्योंकि संविधान बहुत ज्यादा जल्दी में बना था और संसद क्या हो गई थी, कमजोर। शॉक थेरेपी, रूस के आधे बैंक क्या हो गए थे, वित्तीय संस्था ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया थे 1500 जो बैंक थे वो क्या हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। तो इसी तरह से आपको ये आंसर देख लेना है और लिख लेना है कि आई होप सो कि आपको परिणाम समझ में आ गए होंगे। पहले ही क्वेश्चन सिर्फ आपको लैंग्वेज में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को इतना ध्यान से देखा, आप बहुत अच्छे से पढ़े, साथ हम आपका पूरा देंगे। थैंक यू।